हाँ तो पढ़ा देंगे। गुड मॉर्निंग। आज तो बैच भरा भरा सा लग रहा है यार। शायद गुर्जर प्रतिहार पूरे कर दिए थे ना आपने? क्या? किसकी? है ही नहीं है, ये क्रमानुसार ही है। देना। मैंने आपको मिहिर भोज की, चल ऐसे बोल देता हूँ, मिहिर भोज की कितनी उपाधियां थी? 3। नंबर 1 आदिवरा, नंबर 2 प्रभास, नंबर 3 मालवा चक्रवर्ती। आदिवरा कौन सा? प्रभास उल्टा लिख लिया तुमने। तीर का निशान लगाओ, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ईसा पूर्व से लेकर देश आजादी से लेकर और भारत में लगभग महमूद गजनबी के प्रवेश तक, देश आजाद ईसा पूर्व से लेकर और महमूद गजनबी के प्रवेश तक माना गया है प्राचीन। महमूद गजनबी से लेकर, मैंने आपको एक युद्ध पढ़ाया होगा, जाजऊ का युद्ध 1707 में, तब तक माना गया है मध्यकालीन। और 1707 से लेकर देश आजादी तक माना गया है आधुनिक। प्राचीन को फिर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या था? वह समय जिसकी हमें पुरातात्विक जानकारी तो थी, लेकिन ऐतिहासिक जानकारी नहीं थी। वह समय जिसके इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले थे, वह समय जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले थे, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले। वह काल, वह समय जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो थे, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं थे। अब बात ही आती है पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं। सिक्के, शिलालेख, मंदिर, महल, यहां से जो अवशेष मिलते हैं वो कहलाते हैं पुरातात्विक। मंदिर, महल, सिक्के, शिलालेखों से जो प्राप्त हुए हैं वो कहलाते हैं पुरातात्विक। लिखित मतलब जो लिखित में मिलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो थे, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं थे। पुरातात्विक साक्ष्य थे, लिखित साक्ष्य नहीं थे। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी थे और लिखित साक्ष्य भी थे। लिखित साक्ष्य तो मिले थे,
लेकिन उन लिखित साक्ष्यों में क्या लिखा था ये पढ़ा नहीं गया। लिखित साक्ष्य तो मिले थे, लिखा हुआ तो था, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है ये हमारी समझ में नहीं आया। जैसे कई बार बच्चे नहीं लिख देते क्या, छोटे बच्चे लिख देते हैं, छोटे बच्चों ने लिख दिया लेकिन वो हमसे पढ़ा नहीं गया, पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो वह समय जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो थे, लिखित साक्ष्य नहीं थे, कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। वह समय जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी थे, लिखित साक्ष्य भी थे, लेकिन लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए, कौन सा था? आद ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य भी थे, पुरातात्विक साक्ष्य भी थे, लिखित साक्ष्य मिले भी गए और पढ़े भी गए। तो ध्यान रखना, दोनों में समानता है कि तीनों में पुरातात्विक साक्ष्य मिले। पुरातात्विक साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल में भी थे, आद्य ऐतिहासिक में भी थे और ऐतिहासिक में भी थे। प्राग ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं थे, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन पढ़े नहीं गए, ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य भी मिले और पढ़े भी गए थे। अब आपने भारत में एक सभ्यता पढ़ी होगी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता कभी पढ़ी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य तो मिले थे लेकिन वो पढ़े नहीं गए। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन वो पढ़े नहीं गए। सेम वही आद्य ऐतिहासिक में, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन वो पढ़े नहीं गए। तो क्या दोनों में विशेषताएं समान है? क्या आद्य ऐतिहासिक में और सिंधु घाटी में समान है या नहीं? है या नहीं? तो पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल की होगी? कौन सा? समझ में आ गया कैसे? क्योंकि सिंधु घाटी से भी लिखित साक्ष्य मिले, आद्य ऐतिहासिक काल से भी लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन सिंधु घाटी के साक्ष्य पढ़े नहीं गए, आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य भी पढ़े नहीं गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन से समय की है? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान हुआ करता है जिसका नाम है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थान हैं, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, सुरकोटड़ा, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बहुत सारे स्थान हुआ करते हैं, जिनमें से राजस्थान में अपने सिलेबस में एक स्थान है जिसका नाम है कालीबंगा। तो ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता नहीं है, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान हुआ करता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आहड़ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आहड़ सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था आहड़ से। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था वो आहड़ से हुआ था। सबसे पहले आहड़ से उत्खनन होने के कारण इसे आहड़ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? आहड़ सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता या आहड़ सभ्यता का एक स्थान कौन सा? कालीबंगा। समझ में आ गई ना? तो कालीबंगा सभ्यता नहीं है, कालीबंगा एक स्थान है। कालीबंगा सभ्यता नहीं है, कालीबंगा एक स्थान है। और कालीबंगा स्थान जो है वो कौन सी सभ्यता का है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? तो समय का जब निर्धारण किया जाएगा ना, तो समय का निर्धारण होगा तो वो कालीबंगा के समय का निर्धारण नहीं होगा, वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता। अब बताओ सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की है? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सी? तो कालीबंगा भी कौन से की होगी? आद्य ऐतिहासिक काल। तो कालीबंगा जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल की है। कालीबंगा जो है यह आद्य ऐतिहासिक काल की हुआ करती है।
अब इसके समय की यदि अपन बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इसके बहुत सारे अलग अलग मत हुआ करते हैं, लेकिन समय निर्धारण की एक पद्धति हुआ करती है जिसका नाम है C-कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन पद्धति, C14 पद्धति के नाम से इसे जाना जाता है। समय निर्धारण की एक पद्धति है C14, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। पद्धति का नाम है C14। C14 पद्धति को ही कहा जाता है रेडियो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन पद्धति। C14 पद्धति को रेडियो कार्बन पद्धति भी कहा जाता है और इस C14 पद्धति के अनुसार इसका जो समय माना गया है वो 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व है। 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका समय 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंध कालीबंगा कौन सी सभ्यता का स्थान है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी को क्या बोलते? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते? कौन से समय की? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सी? समय कब से कब तक? 2350 से 1750। अब कई के दिमाग में ऐसे विचार आ रहा होगा कि सर ये उल्टा क्यों लिखा है? 2350 से 1750 उल्टा क्यों लिखा है? 1750 से 2350 आता, हमें तो ऐसे ही आता है 1750 से 2350। जैसे अभी कोरोना लगा था 2021 में 22 में जब लगा था, अब हम आ गए 2023 में, तो यूं ही तो चल रहे हैं, यूं थोड़ी चल रहे हैं। अब ईसा के बाद का समय है, ये ईसा से पहले का समय था। ईसा से पहले का जो भी समय होगा वो आपको उल्टा नजर आएगा। जैसे यहां पे लिख दिया 0, -1 बढ़ाया -2, -2 बढ़ाया -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे तो लिखा जाएगा, है ना। अब अपन ने इस माइनस के जगह पर क्या लिख दिया? ईसा पूर्व। एक तरह से मान लो या 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ यहां से बात करें तो सीधे लिखाई चल रही है उल्टी, यहीं से बात कर रहा हूं मैं। यहां से देखें तो सीधी चल रही है उल्टी, सीधी चल रही है, क्योंकि -7 के बाद बड़ी कौन सी है? -6, -6 से बड़ी -5, -5 से बड़ी -4, बड़ी -3। तो इसको मान लिया जाए ईसा, ठीक है। ये ईसा से पहले का समय और ये ईसा के बाद का समय। अब ईसा से पहले का अपन ने लिख दिया ईसा पूर्व और इस माइनस को हटा दिया, यही तो हुआ है। बोलो समझ में आ रही है? यहां ईसा लिख दिया, ये ईसा से पहले का समय, इसको लिख दिया ईसा पूर्व और ये माइनस हटा दिया गया। इसके बाद चल रहा है वो ईसा का है और वो प्लस में चल रहा है। तो ईसा से पहले का जितना भी समय होगा जिसके सामने आपको ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलेगा वो हमेशा मिलेगा आपको घटते हुए क्रम में, 2350 से 1750, और ईसा के बाद का समय वो मिलेगा आपको बढ़ते क्रम में। नमस्ते जी, समझ में आ गई ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना गया है 2350 से 1750। कौन सी पद्धति के अनुसार? रेडियो कार्बन पद्धति। कौन सी? रेडियो कार्बन को क्या बोलते? C14। क्या बोलते? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कौन सा? कालीबंगा। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते? कौन से समय की? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सी? समय कब से कब तक? 2350 से 1750। कब से कब तक? तो बताओ इसके पुरातात्विक साक्ष्य थे क्या? पुरातात्विक साक्ष्य थे क्या? लिखित थे क्या? थे क्या? पढ़े गए थे क्या? तो ऐसे पढ़े नहीं गए तो ऐसा क्या लिखा हुआ था उनमें? क्या हमारी वाली लिपि नहीं थी? नहीं, हमारी वाली लिपि नहीं थी क्या? नहीं, हमारी वाली नहीं थी। तो फिर कौन सी लिपि थी? बेस्ट्रोफेदम लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी जिसका नाम था बेस्ट्रोफेदम लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि? बेस्ट्रोफेदम लिपि। बेस्ट्रोफेदम
कैसे लिखी गई थी? अभी तो देखो मैं लिखता हूं, यूं लिख दिया, फिर यूं लिखा, फिर यूं लिखा, फिर यूं लिखा, ऐसे लिखते ना। इसमें क्या लिखा था? ऐसे लिखा, फिर यूं आ गए, फिर यूं गए, फिर यूं आ गए, फिर यूं गए, फिर यूं आ गए, फिर यूं गए, फिर यूं आ गए, ऐसे लिखा गया था। जैसे सांप चलता है, यूं 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 घूम के चलता है, ऐसे चलता है सांप, इसलिए इसका नाम पड़ गया सर्पिलाकार विधि। इंडियन हिस्ट्री वाले सर और विस्तार से बताएंगे आपको क्या नाम पड़ गया, सर्पिलाकार। अरे गाय आपने देखी होगी, गाय बाथरूम करती है, यूं बाथरूम करते गई, फिर यूं आ गई, फिर यूं बाथरूम करते गई, यूं आ गई, यूं बाथरूम करते गई, यूं आ गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया गौमूत्र लिपि। क्या नाम पड़ गया? गौमूत्र लिपि। तो आद्य ऐतिहासिक काल की हुआ करती है, इसे पढ़ा नहीं गया था, इसे बेस्टोफेदम लिपि, सर्पिलाकार विधि या गौमूत्र विधि के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कौन सा? कालीबंगा। कौन सा? कौन से समय की? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सी समय? कब से कब तक? 2350 से 1750। कब से कब तक? कौन सी लिपि? एस्ट्रोफेदम लिपि। कौन सी? क्या बोलते? सर्पिलाकार। क्या बोलते? या क्या बोलते? गौमूत्र लिपि। क्या बोलते? अब बात करते हैं कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है जिसका क्या नाम है? कालीबंगा। यह कालीबंगा नामक स्थान राजस्थान में है। कालीबंगा स्थान हुआ करता है और कालीबंगा स्थान है हनुमानगढ़। कालीबंगा कहां पर? हनुमानगढ़। अभी अपन देखेंगे हनुमानगढ़ का एक नक्शा देखेंगे और देखेंगे कि हनुमानगढ़ के कौन सी दिशा में हुआ करता है। दिशा भी पूछ ली जाती है। हनुमानगढ़ की दिशा पूछ ली गई ना, तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आ गई। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन। कौन कौन से? एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का। पहले तो आपको कालीबंगा का जिला पता होना चाहिए, उसके बाद ज्योग्राफी में राजस्थान का नक्शा नहीं, हनुमानगढ़ का नक्शा पता होना चाहिए। हनुमानगढ़ के नक्शे में किधर हुआ करती है, कोई बात नहीं। अभी ध्यान रखना है कालीबंगा कौन सी दिशा में, कहा, कौन से जिले में? हनुमानगढ़। कौन से में? और हनुमानगढ़ में जिस नदी के किनारे है उसका नाम है घग्गर नदी। हनुमानगढ़ में कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? अब देखो घग्गर नदी, क्या आप मुझे बता सकते हो राजस्थान में अंत प्रवाह की नदियां तीन प्रकार की? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अंत प्रवाह। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंत प्रवाह। क्या आप हमें बता सकते हो कि अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? कांतली सबसे छोटी है, इसको पूछो बहन को। छोटी को इसने बताई तेरे को? फोन करूं लेग्राम सर को कि ये क्या बता रही? तुक्के मार रही है, तुक्के। अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर। राजस्थान में अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर। पूर्णतः राजस्थान में अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कातली। दो शब्द हैं। पूर्णतः राजस्थान में मतलब राजस्थान से ही निकली, राजस्थान में ही खत्म हो गई, वो है कातली। अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर। ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे, शायद हिमाचल प्रदेश से निकलती है ये। राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी, तलवाड़ा, हनुमानगढ़। लेकिन पानी बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, बिल्कुल ऐसे बहती है मरी मरी। बिल्कुल जब पानी हनुमानगढ़ के बाद चलता है ना, तो पानी बिल्कुल ऐसे जैसे कई बार आपने नहीं देखा कि अपन जब चल रहे होते हैं, कई बार मैं जैसे परिक्रमा देने गए गोवर्धन जी की, है ना, गोवर्धन जी की परिक्रमा देने गए, अपन अपनी फैमिली की बहन को भी ले गए। पता है लास्ट में जाते जाते तो अपन क्या बोलते हैं? मर गई का चलिए मुंह पे ना चले जा रही है। अरे कते मर गई तो ऐसे ही गग्गर जब चलती है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल मरी मरी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मृत नदी। क्या नाम पड़ गया? मृत नदी। जब मृत नदी बहती है तो ऐसे बहती है जैसे गांव में कोई नाली बह रही हो।
मृत नदी चलती है तो ऐसे बहती है जैसे गांव में कोई नाली बह रही हो, इसलिए इसे नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी वहां पर बहती है जहां पर पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। पहले जिस पेंदे में, जिस क्षेत्र में सरस्वती नदी बहा करती थी, उस क्षेत्र में बहती है घग्गर नदी, इसलिए इसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी को ही कहा जाता है प्राचीन सरस्वती नदी। अब आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि यदि फोन पे थोड़ी सी देर बात कर लेते हैं ना तो ये पाकिस्तान तक चली जाती है। तो घग्गर नदी में पानी आता है, ये इस बार करंट में पूछी जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल मरी मरी बहती थी, पानी बहता ही नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जहां पर ये बहती थी ना वहां पे घर बना दिए, क्योंकि पानी तो आता नहीं था, तो लोगों ने घर बना दिए। लेकिन इस बार घग्गर नदी ने औकात दिखा दी। इस बार घग्गर नदी करते हुए आई थी, दर्द 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 करते आई हुई, बहुत तेज आई थी। वो घग्गर वाले में जो बहे थे ना, इसलिए कभी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करना चाहिए। घग्गर नदी ने देखा मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा है, 2 मिनट में खाली करवा दूंगी, ध्यान रख लेना, और 2 ही मिनट में खाली करवा दिया। घग्गर नदी के बहाव में जो घर बस रहे थे वो तो खाली करवाए, जो करवाए, अगल बगल के गांव भी खाली करवा दिए। इसलिए ध्यान रखना, प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ मत करना, और प्रकृति को कभी हल्के में मत लेना, पता नहीं कब औकात पे आ जाए। यदि प्रकृति औकात पे आ गई ना तो दिन में तारे दिखा देगी, घर में बंद कर देगी। कोरोना ने कर दिया था, है ना, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा भी होगा क्या। मैं वहां पढ़ाया करता था पहले जिस जगह पे, उस जगह पे पप्पू नाम का लड़का नोट्स बांटता था, तो वो होली पे छुट्टी मांग रहा था, तो गुरुजी ने उसको मना कर दिया, डायरेक्टर महोदय ने, कि छुट्टी नहीं देंगे। वो मेरे पास आया, गुरुजी आप कहो, आपकी बात मान जाएंगे सर, आप मेरे को छुट्टी दिला दो। मैं तू एक काम करना पप्पू, होली के बाद चले जाना, अभी सब लोग गए, थोड़ा सा काम का लोड है। मैंने भी उसको कहा कि नहीं नहीं होली के बाद नहीं, मैं अभी जाऊंगा। अरे मैं कि होली के बाद चले जाना, कि होली के बाद ट्रेन बंद हो गई तो। बाबले ट्रेन बंद हो जाए तो बस से चले जाना, कि बस भी बंद हो गई तो। नहीं तेरे को प्लेन से भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, बस प्लेन भी बंद हो गए तो। मैं तू जहाज से चले जाना तो बंगाल जाएगा ना जहाज से, जहाज भी बंद हो गए तो। मैं तेरी ना कह दूंगा मुक्का, बंद हो गए तो, बंद हो गए तो सब कुछ बंद हो जाएगा क्या, सब कुछ बंद हो गया तो। मैंने कह रही पागल है रे यार, मैं गुरु जी यार भेजवा दो यार। गुरु जी जिद पड़ गए कि अब तक चाहे इसको भेजा था, अब भेजू नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जिद अड़ रहा है ना, हर बार इसको भेजता हूँ, इस बार मना कर रहा हूँ, इस बार जिद अड़ रहा है। तो गुरु जी ने उसको जिद पे आके नहीं भेजा। होली के बाद जब आए तो नोटिस ऐसा ही आया, सारे ट्रेन बस प्लेन है बंद है, कोचिंग बंद। मैं गुरु जी पप्पू बुलाओ। मैंने पप्पू में तू ऐसे कैसे बोल रहा था, मैंने तेरे को कुछ पता था, कि मेरे को क्या ही पता, किंतु ऐसे कैसे बोल रहा, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। अरे मैंने कारी जीव के दो। गुरुजी लेकिन इसको तत्काल भेजो, बंगाल है ये, यहाँ कहाँ रहेगा बेचारा। फिर क्या बोलता, अब तो मैं जाऊं ही नहीं। मैं क्यों नहीं जाए, अब क्यों नहीं जाए, ये तो वहां पे भी सब कुछ बंद हो गया, तो मैं तो जा अपने घर रहना, वहां मैं खाना कहां से खाऊंगा, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ रह के रोटी खा लूंगा। अरे नहीं पप्पू तू बड़ा बदमाश है रे यार। फिर वो यही रहा 2 साल कोरोना में, यही रहा था वो। चलिएगा, तो घग्गर नदी जो है बहुत तेज बहाव में आई थी, तो घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र में जितने भी गांव बसे हुए थे वो सारे गांव इस बार खाली करवाए हैं। इसलिए पोसवाल तू वहां सीट पे बैठ जा, जब आप बैठे, क्या की आदत ऐसी खराब है या गहरी जुकाम, बैठते बैठे आके निकल ले, पोसवाल की पीठ है पहुंच दे, बाबू पता नहीं चला और मजा में पोसवाल को काम कर दियो। दोबारा फिर आई पोसवाल 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 खुश, मेरा दोस्त बहुत बढ़िया, आप पता नहीं पूरी शर्ट खराब कर गई।
तो कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी। तो कोई दिक्कत होगी तो आपको होगी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी को क्या बोलते हैं? मृत नदी। मृत नदी को नाली नदी। नाली नदी को प्राचीन सरस्वती नदी। तो घग्गर नदी के किनारे कौन सा है? कालीबंगा। अब काली, काली का मतलब होता है कारी, ब्लैक ब्लैक। काली का मतलब ब्लैक। बंगा, बंगा मतलब चूड़िया। बंगा मतलब है चूड़िया। काली बंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़िया। मैडम आप फोन करना मेरे को शाम को 6 बजे। कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़िया। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी सभ्यता का स्थान है? सिंधु घाटी। कौन सा? कौन से काल की? आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? समय कब से कब तक? 2350 से 1750। बहुत अच्छा टॉपिक है, फ्री के से नंबर मिलेंगे। और दूसरा बड़ा फायदा कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहेंगे इस टॉपिक में। ज्यादातर लोग, अभी तो एक पढ़ेंगे अपन, 10-15 तो विस्तार से पढ़नी है पूरी। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, बालाथल, गिलोंड, ओजियाना, नगरी, नगर, ये विस्तार से पढ़नी है। तो कंफ्यूज रहेंगे लोग, और अपन इसको आराम से करेंगे, धीरे करेंगे लेकिन पूरा करना है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थानों से, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा, चनोद्रो, जितने भी स्थान थे, सबसे मकान पक्की ईंटों के मिले थे। जितने भी कालीबंगा के स्थान हुआ करते थे, उन सब जगह से सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थान हुआ करते थे, सब जगह से मकान पक्की ईंटों के थे। लेकिन सिर्फ कालीबंगा एक ऐसा स्थान था जो कच्ची ईंटों का था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक स्थान से मकान पक्की ईंटों के मिले, जबकि कालीबंगा से कैसे थे? कच्ची ईंटों के। अब देखिएगा, पूरे गांव में मकान, सबके पक्के मकान हैं, सबके मकान पक्के हैं। यदि कोई एक आदमी का मकान कच्चा है तो अपन क्या सोचेंगे? ये गरीब है यार, ये गरीब है। सबके देखो कैसे आलीशान कोठी हुआ करती हैं, और इसका मकान अच्छा नहीं है, मतलब ये कैसा है? गरीब। सेम पोजीशन बताओ यहां हुई या नहीं हुई? सब जगह से मकान कच्ची पक्की ईंटों के थे, जबकि कालीबंगा से कैसे थे? कच्ची ईंटों के। अब कच्ची ईंटों के मकान होंगे तो बताओ गरीब होगा या नहीं होगा? इसलिए कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा गया है। दीनहीन बस्ती। सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती किसको कहा गया? कालीबंगा। किसको? मकान अपन बनाएंगे, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, गृह प्रवेश करेंगे तो बताओ पूजा वूजा करेंगे? थोड़ी बहुत नहीं करेंगे? करेंगे। पूजा तो करें या नहीं करें, लेकिन घर में घुसते ही साटिया तो लगाएंगे। साटिया जानते हो? साटिया शुद्ध भाषा बोले तो स्वास्तिक लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? इस तरह से बन गया। बताओ, स्वास्तिक, स्वास्तिक लगाएंगे नहीं लगाएंगे? मकान बनाया, मकान बनाया तो यहां क्या लगाया? स्वास्तिक। इसलिए सिंधु घाट कालीबंगा से स्वास्तिक के साक्ष्य मिले थे। स्वास्तिक के साक्ष्य कालीबंगा भी है, कालीबंगा के अलावा और भी पढ़ेंगे अपन, वहां से भी स्वास्तिक के साक्ष्य हैं, लेकिन कालीबंगा से स्वास्तिक के साक्ष्य मिले हैं। तो मकान बताओ, कच्ची ईंटों के या पक्की ईंटों के? कच्ची ईंटों के होने के कारण क्या कहा? दीनहीन बस्ती। क्या कहा? कौन सी सभ्यता का स्थान है ये? सिंधु घाटी। कौन सी?
सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम स्थान हुआ करता था हड़प्पा, कौन सा, और नंबर 2 था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन स्थान हुआ करते थे। तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था पिंगट, इतिहासकार थे जिनका नाम था पिंगट। आपने पूरा नाम सुना होगा, पिंगट महोदय। महोदय तो सम्मान सूचक शब्द हुआ करता है, पिंगट महोदय। और पिंगट महोदय ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हैं ये एक दूसरे की आपस में जुड़वा राजधानियां हैं। पिंगट महोदय ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हुआ करती हैं ये आपस में एक दूसरे की जुड़वा राजधानियां हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की राजधानी हड़प्पा, हड़प्पा की राजधानी मोहनजोदड़ो। उन्होंने कहा था कि ये एक दूसरे की दोनों जुड़वा राजधानियां हैं। तो अपने राजस्थान के इतिहास में इतिहासकार हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा होंगी तुम्हारी, होंगी तो होंगी, तुम बोल रहे हो कि पहली है हड़प्पा, दूसरी है मोहनजोदड़ो। तो दशरथ शर्मा ने कहा था हल्के में मत लेना, तीसरी तो हमारी है। होगी तुम्हारी पहली और दूसरी होंगी तो, लेकिन तीसरी राजधानी तो हमारी है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी क्या है? हड़प, कालीबंगा। कौन सी? दीनहीन बस्ती किसे कहा गया? कालीबंगा। किसको? स्वास्थ्य के साक्ष्य कहां से? कालीबंगा। कहां से? दशरथ शर्मा ने क्या कहा? तीसरी राजधानी। क्या कहा? कालीबंगा। कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी को क्या बोलते? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते? कौन से काल की? आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा? लिपि कौन सी? वेस्ट्रोफेडम। लिपि कौन सी? क्या बोलते? सर्पिलाकार। क्या बोलते? क्या बोलते? गौमूत्र लिपि। क्या बोलते? ठीक है मैम, क्या बोलते? गौमूत्र लिपि। C14 या रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार समय कब से कब तक? 2350 से 1750। कब से कब तक? कालीबंगा कहां पर? हनुमानगढ़। कहां पर? कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी को मृत नदी। घग्गर नदी को मृत नदी को काली नदी। मृत नदी को काली नदी को प्राचीन सरस्वती नदी। इसे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो द्विस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान कौन सा जहां से मकान कच्ची ईंटों से मिले थे? कालीबंगा। कच्ची ईंटों से मिलने के कारण क्या कहा? दीनहीन बस्ती। क्या कहा? साक्ष्य काय के? स्वास्थ्य काय के? दशरथ शर्मा ने क्या कहा? तीसरी राजधानी। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। मैंने एक नाम आपको बोला होगा कभी, LP तेसी तोरी। कहां पे बोला? डिंगल का हेरोस। डिंगल का हेरोस कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। और डिंगल का हेरोस कहा था LP तेसी तोरी। इस LP तेसी तोरी ने सर्वप्रथम जानकारी दी थी कालीबंगा की। LP तेसी तोरी। और LP तेसी तोरी ने कहा था कि सिंधु घाट कालीबंगा जो है स्थान था वहां पे। तो LP तेसी तोरी ने कहा था कि यार यहां कोई ना कोई स्थान है। LP तेसी तोरी ने कहा था कि यहां पे कोई ना कोई पुरातात्विक स्थल हुआ करता है, यहां कोई ना कोई स्थान हुआ करता है। जानकारी दे दी, लेकिन लोगों ने उसको हल्के में ले लिया। हल्के में लेना समझते हो? मतलब लाइट ले लिया था, लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा ठीक है रे भाई यार, अब आप नहीं मानते तो मत मानो। कई बार अपन नहीं होते क्या कि अपन अपने परिवार में कोई काम की सलाह देते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, अपन छोटे रह गए तो अपन की कोई मानता नहीं है कि तू तो चुप रह, ठीक है ना, तुरंत दीदी तो काम ही ज्ञान फैलने का, तो ऐसे फैलता रहता है, ठीक है मत मानो। फिर वही चीज किसी दूसरे आदमी ने कही,
दूसरे आदमी ने कही तो हमारे घर वालों ने उस बात को मान लिया कि यार बात तो सही है। हमने कहा अच्छा हमने किया जब तो यूं करे ज्ञान फैल रहा है, और अब मान रहे हैं उसको, लेकिन हो जाता है। एलपी तेसीतोरी जी ने कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई पुरातात्विक स्थल हुआ करता है, लेकिन लोगों ने इस बात के बाद में ज्यादा कोई गौर नहीं किया, उत्खनन नहीं किया। लेकिन बाद में एक व्यक्ति हुए थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कहा कि यार कुछ ना कुछ तो है मामला, कुछ ना कुछ मामला हुआ करता है, और अमलानंद घोष की बात को माना गया था। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए कि कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? एलपी तेसीतोरी। किसने दी थी? क्वेश्चन पूछा जाए कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। किसने? अमलानंद घोष ने इसकी खोज कर दी थी 1952-53। दोनों डेट आती हैं तो 53 आएगा। देश आजाद हुआ था 1947, संविधान लागू हुआ था 1950। 50 में संविधान लागू हुआ, 51-52 की तो बात थी, 53 में इसकी खोज कर दी गई। इसके बीच में राजस्थान में एक भी स्थान ऐसा नहीं था जो खोजा गया हो। किसके बीच में? देश आजादी के और कालीबंगा के बीच में। मतलब देश आजादी के बाद में सबसे पहले जो खोजा गया था वो कौन सा था? कालीबंगा। सर हमने तो सुना है कि देश आजादी के बाद में रोपण खोजा गया था। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, रोपण राजस्थान में नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाए कि देश आजादी के बाद में राजस्थान में खोजा जाने वाला पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा था? कालीबंगा। कौन सा? स्वतंत्र भारत में खोजा जाने वाला राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा? कालीबंगा। दोनों भाषा समझ में आ गई? देश आजादी के बाद भी बोला जा सकता है और स्वतंत्र भारत भी बोला जा सकता है। तो देश आजादी के बाद खोजा जाने वाला स्थान कौन सा? कालीबंगा। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। खोज किसने? जानकारी किसने? एलपी तेसीतोरी। किसने? जबकि इसका उत्खनन कार्य किया था बीबी लाल। बीबी लाल, बीके थापर, जगपति जोशी, जगपति जोशी, एमडी खर्रे। नंबर 1 कौन था? बीबी लाल, नंबर 1। नंबर 2 बीके थापर, नंबर 2। नंबर 3 जगपति जोशी, नंबर 3। नंबर 4 एमडी खर्रे, नंबर 4। उत्खनन कितने? 4। कितने? नंबर 1, नंबर 1। नंबर 2 बीके थापर, नंबर 2। नंबर 3 जगपति जोशी, नंबर 3। नंबर 4 एमडी खर्रे, नंबर 4। जानकारी किसने दी? एलपी तेसीतोरी। किसने दी? खोज किसने की? अमलानंद घोष। खोज किसने? उत्खनन कितने? 4। कितने? नंबर 1। नंबर 1 बीवी लाल, नंबर 1। नंबर 2 बीके थापर, नंबर 2। नंबर 3, नंबर 3। नंबर 4 एमडी खर्रे, नंबर 4। इस कालीबंगा से अग्नि वेदिका मिली थी अपन को। कालीबंगा से मिली थी अग्नि वेदिका। एक चबूतरा बना हुआ मिला था, चबूतरे के ऊपर अग्नि वेदिका, और अग्नि वेदिका हुआ करती थी 7। कितनी अग्नि वेदिका? 7। ले ले पक्की, ले ले। तू लेवेगी? यू मांग रही है, मोकू दे दे। दे देगी? इस पे भी शर्त थी क्या? 100 रुपया दे। अच्छा ये ऐसे ज्ञान फैलती है, क्या बोलती है? बामनू। वैसे इसने इतिहास पढ़ा है इसका मतलब? सर इतिहास तो देव पढ़ी होगी, पर ये थोड़ी मेरे को इतिहास कर्जा ले लेते रहे।
कर्जा तो कर लिया है और ये तो बड़ी चंड है। हाँ क्या बात कर, तो फिर कितने रुपए कर्जा ले लिया ने, चलिएगा कोई बात नहीं। अग्निवेदिका, और अग्निवेदिका कितनी मिली थी, 7। कितनी, 7 अग्निवेदिका मिली थी। एक चबूतरा बना हुआ था, चबूतरे के ऊपर अग्निवेदिका, अग्निवेदिका कितनी, 7। अब अग्निवेदिकाओं के पास में, अग्निवेदिका में क्या किया होगा मुझे बताओ, हवन किया होगा, यज्ञ किया होगा। अग्निवेदिका के बगल में ही, पास में ही एक कंकाल मिला था। अग्निवेदिका मिली, अग्निवेदिका के बगल में क्या मिला था, कंकाल। अब यार अग्निवेदिका के पास में कंकाल था तो मतलब क्या होगा, तांत्रिक, कोई ना कोई तंत्र विद्या थी, मतलब किसी ना किसी की बलि दी गई है, कोई ना कोई चढ़ा दिया है? अग्निवेदिका के पास में कंकाल मिला, मतलब पहले क्या हुआ करता, यज्ञ जब होते थे ना तो यज्ञों के साथ में बलि दी जाती थी। अब बंद हुई है बलि प्रथा पर, रोक लगाई है। पहले अपनी शिला माता के भी बलि चढ़ा करती थी, फिर बकरे के कान की बलि यहाँ पे चढ़ने लगी थी, अब नहीं चढ़ती, बंद हो गई है बलि प्रथा। अभी भी आपने कई स्थान देखे होंगे जहां पर बकरे की बलि दी जाती है ना। तो अग्निवेदिका, पहले यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञों के पास में बलि दी जाती है यज्ञों के साथ में, तो अग्निवेदिका के पास में कंकाल मिला था। अब अग्निवेदिका के पास में कंकाल मिला तो लोगों ने दिमाग लगाया यार ये क्या होगा, कि बेटा अग्निवेदिका मतलब स्वाहा, यज्ञ चल रहा था और यज्ञ के दौरान क्या दी गई थी, बलि, और ये जो बलि दी गई थी वो यहीं पे छोड़ दिया। मतलब लोगों ने अनुमान लगाया कि अग्निवेदिका के पास में क्या मिला था, कंकाल। अग्निवेदिका के पास क्या था, कंकाल। अग्निवेदिका के पास कंकाल था, इसलिए लोगों ने अनुमान लगाया था कि इन लोगों को क्या दिया करते थे, ये बलि, और इन लोगों को बलि की जानकारी हुआ करती थी। अग्निवेदिका कितनी थी, 7। अग्निवेदिका के पास में क्या था, कंकाल, इसलिए जानकारी कही थी बलि की, बलि की जानकारी हुआ करती थी। लेकिन पूरी सिंधु कालीबंगा देख ली, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता देख ली, बलि की इनको जानकारी थी लेकिन इन्हें मंदिर की जानकारी नहीं थी। इनको बलि की तो जानकारी थी लेकिन इन्हें मंदिर की जानकारी नहीं थी, क्योंकि यहां से कहीं से भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। सर कैसी बात कर रहे हो, हमने तो पढ़ा है नगरी चित्तौड़गढ़, नगरी चित्तौड़गढ़ से बलि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, सॉरी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बिल्कुल, नगरी चित्तौड़गढ़ से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, लेकिन वह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान नहीं था। मैं बात कर रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता की, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बलि की जानकारी नहीं थी, सॉरी मंदिर की जानकारी नहीं थी, बलि की जानकारी तो थी। नहीं आई समझ में? सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थान थे, चाहे वो राजस्थान में थे चाहे राजस्थान से बाहर थे, इन लोगों को मंदिर की जानकारी नहीं थी। काय की जानकारी थी, बलि की। तो अग्निवेदिका कितनी थी, 7। कितनी, अग्निवेदिका के पास में क्या मिला, कंकाल, क्या मिला, इसलिए काय की जानकारी थी, बलि की। काय की, मंदिर की जानकारी थी क्या, थी क्या। कालीबंगा सभ्यता माना गया था, सिंधु घाटी सभ्यता, कि यह सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या हुआ, कोई दिक्कत थोड़ी, यहां या गांव, अच्छा कोई दिक्कत हो तो बता देना, बाकी कालीबंगा जो थी, माना गया था कि कालीबंगा सभ्यता जो थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता कैसे, यहां पे जो उत्खनन हुआ था ना वो 2 टीले मिले थे, एक टीला और 2 टीला। कितने टीले मिले थे, 2 टीलों से उत्खनन हुआ। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाए कालीबंगा में कितने टीलों से उत्खनन हुआ, 2, लेकिन उत्खनन जो हुआ था ना ये 5 चरणों में हुआ था। उत्खनन कितने चरणों में हुआ, 5। कितने टीलों से, 2 टीलों से उत्खनन हुआ, 5 चरणों में हुआ था। तो यहां पर 2 टीले, एक तो दुर्गीकृत था, एक दुर्गीकृत था, लेकिन जो टीला मिला था ना उसके चारों ओर परकोटा मिला था। जो नगर बसा हुआ था, नगर के चारों ओर परकोटा मिला था। और परकोटा जो हुआ करता है वो ग्रामीण संस्कृति में नहीं होता।
परकोटा ग्रामीण संस्कृति में नहीं होता, शहरी संस्कृति में होता है, नगरीय संस्कृति में होता है। तो यहां से चारों ओर परकोटे के साक्ष्य मिले थे। परकोटे के साक्ष्य होने के कारण माना गया था ये कैसी थी, नगरीय। परकोटे के साक्ष्य होने के कारण कैसी थी, नगरीय। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले जाए दोहरे परकोटे वाली सभ्यता किसे कहा जाता है, कालीबंगा। कौन से? या क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि दोहरे परकोटे के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, कालीबंगा। कहां से? कालीबंगा को दोहरे परकोटे वाली सभ्यता या दोहरे परकोटे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो कालीबंगा का उपनाम पहला कौन सा हो गया, दीनहीन बस्ती। कौन सा? तीसरी राजधानी क्या है, कालीबंगा। क्या है? दोहरे परकोटे वाली सभ्यता, कालीबंगा। कौन सी? कहां पर है, हनुमानगढ़। कहां पर? कौन सी नदी, घग्गर नदी। कौन सी नदी? सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, एलपी तोरी। किसने दी थी? खोज किसने की, अमलानंद घोष। खोज किसने? उत्खनन कितने, 4। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 एमडी कर रहे। नंबर 4, 1 मिनट याद करो, मैं पूरा पूछूंगा अभी एक एक को खड़ा करके। 1 मिनट मारो। एमडी कर रहे। बीवी लाल, बी के थापर, जगपति जोशी, एमडी कर। अग्नि वेदिका कितनी थी, 7। नगरीय थी या ग्रामीण, नगरीय। नगरीय ग्रामीण कितने टीले, 2। कितने? कितने चरणों में, 5। कितने? दोहरे परकोटे वाली सभ्यता कौन सी, कालीबंगा। कौन सी? और कालीबंगा की अपन बात करें तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा से कुएं के साक्ष्य भी मिले हुए थे और जुते हुए खेत के साक्ष्य थे।
कालीबंगा से कुएं के साक्ष्य मिले थे, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अब बताओ, खेत जुते हुए हैं तो खेतों को कैसे जोतेंगे? हल से। कैसे? तो बताओ, हल के साक्ष्य होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो जुते हुए खेत, आपने खेत जोते हैं, देखे होंगे, जोते होंगे। तुमने ट्रैक्टर से जोते होंगे अभी। हाँ हाँ, तो ट्रैक्टर में तो हल होता ही है। अच्छा, बैलगाड़ी वाला देखा है? ऊंट गाड़ी वाला देखा होगा। हाँ, वही कुछ ही मान लो। हल तो हल, ये ट्रैक्टर को बोल, फिर बाबा ऊंट गाड़ी क्यों कह रही है? ये कैसा साथ साथ फावड़े चले हैं ट्रैक्टर में, तो हल। जैसे ये पूरा एक खेत है, ये बोर्ड है जो एक खेत हुआ करता है। पता है कैसे जोतते हैं खेत? मैं ये क्राइटेरिया इतना सा बता रहा हूं। यहां से चले पहले यूं, इसको यूं जोतेंगे, ठीक है? ये वाला हिस्सा पूरा हो जाएगा, फिर इस वाले हिस्से में पहुंच जाएंगे यूं। इस प्रकार से खेत जोते जाते हैं। या फिर खेत छोटा होता है तो एक बार में पूरा राउंड काट देते हैं यूं यूं, ठीक है? यूं गोल गोल करते हैं। फिर इसके बाद में जोत चलती है यूं। मैं बड़े खेत की बात कर रहा हूं। यूं जोत चलती है पूरे खेत को, फिर ही यूं जोतते हैं। लेकिन आजकल क्या है, ट्रैक्टर से जोतते हैं अपन। तो क्या है कि पहले वाले जोता खेत यूं, पहले यूं खेत जोता, पहले यूं जोता और फिर यूं जोता। तो ट्रैक्टर में बहुत कंजेस्टेड होती है, जोत भी ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि लास्ट में जो जोत जोती जाती है ना, खेत में निशान ऐसा ही रह जाता है। लास्ट में यदि यूं जोती गई है तो क्यारियों के निशान यूं ही रह जाते हैं, और यूं जोती गई है तो यूं ही रह जाते हैं। नहीं आई समझ में? आगे ना। लेकिन पहले ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी से जोता करते थे, तो बहुत धीरे धीरे प्यार से यूं जोता, पहले फिर पूरे खेत को जोतते हुए आए थे, जोता, फिर यूं जोतते थे। पहले तो यूं जोता, फिर यूं जोतते थे, तो क्यारी थोड़ी सी दूर रखते थे, तो वो जो आपस में समकोण में काटती थी ना, पहले यूं काटी फिर यूं काटी, यही समझने, तो वो क्लियर दिखा करती थी। वो बिल्कुल दिख रही थी कि एक बार तो जोत यूं लगी थी और एक बार जोत यूं लगी थी। इसलिए माना गया था कि यहां पर लोग जब खेत जोता करते थे ना, तो एक साथ फसलें बोते थे दो, एक बार ये वाली क्यारी और एक बार ये वाली क्यारी। यहां पर खेत जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, और खेत की जो लाइनें थी वो समकोण में काट रही थी। इसलिए माना गया था कि यहां के लोग कितनी फसलें बोते थे? दो। तो ध्यान रखना, यहां पर एक साथ दो फसलों के साक्ष्य मिले हैं। दो फसलों के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा। कहां से? दो फसलों में भी माना गया था कि गेहूं के साथ तो कौन सा? जौ। और चना के साथ कौन सा? सरसों। अब तुम में से तो खेतों में काम ही नहीं किया होगा लोगों ने। किस किसने किया है खेतों में काम? आपने किया। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनको, आप में से खेत में काम करने वालों की बात बता रहा हूं, बाल जानते हो? बाल। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आज भी गेहूं और जौ की बाल में अंतर पता नहीं चलेगा। ज्यादातर हैं आप में से ऐसे जिनको आज भी गेहूं और जौ की बाल में अंतर नहीं पता चलेगा। आज भी आप नहीं बता सकते कि यदि जब तक, चलो गेहूं और जौ तो बहुत ज्यादा सिमिलर हो गया, मैं दो पेड़ बता रहा हूं। यदि आप में जब तक, यदि उसमें बाल बाल फल नहीं आया, बाल जब तक आई, यदि आपको ज्वार का और बाजरे का पेड़ बता दिया जाए ना, आप ज्वार और बाजरे में अंतर नहीं बता सकते कि कौन सा पेड़ ज्वार का है कौन सा बाजरे का है। बहुत एक्सपर्ट होगा वही बता सकता है, बाकी नहीं बता सकता। इतनी सिमिलर हुआ करते हैं। और तुमने खुरापात किए होंगे, गेहूं और जौ की बाल के साथ तो अपन बड़ी बदमाशी करते थे, पेंट में यहां डाल देते थे, और तो है ना, कोई बात नहीं। तो गेहूं के साथ कौन सी फसल हुआ करती थी? जौ। और चना के साथ कौन सी? सरसों। कभी काम नहीं किया बना खेत में ना? ऐसे नहीं होता, खुद के करने की बात हुआ करती है। नहीं किया। खेत में काम करने का अपना अलग ही मजा है। खेत पे जाते हैं, खेत पे गए, लोग गांव में बच्चे बड़े बदमाश, खेत पे जाते हैं ना। आजकल तो पानी नहीं बचा, पहले बहुत पानी हुआ करता था, बोरिंग पे नहाया करते थे, कपड़े वही ले जाते थे, वही नहाते थे। और
वहीं हौद में, ये स्विमिंग पूल तो यहाँ चले हैं, वहां हौद, हौद में स्विमिंग पूल, गरम गरम पानी में नहाते थे, कई तो उस पानी को और भी गर्म कर दिया करते थे। तो गरम गरम पानी में नहाए और इतना मस्त, तुम यार, गरम पानी में से कई बार नहाते थे, नहा लिए, फिर खेत में से निकले आए, खेत में से मूली तोड़ ली है, और बड़े बदमाश, खुद के खेत में मूली आ रही है, पड़ोसी के में आ रही है, खुद की मूली में ना तोड़े, पड़ोसी की ने तोड़ ला दो, अच्छा यार, और मूली के जो पत्ते थे ना, उन पत्तों को खुद के खेत में पटकते थे कि देख ले हमारे खेत में तोड़ी है हमने, तो बड़ा बदमाश हुआ करते थे। और गांव में मिले पूरा मूला, यहाँ जयपुर में तो जयपुर की फसल देख लोगे ना तुम, सब्जी नहीं खाओगे, ये गंदा नाला जो बह रहा है ना, इसकी सब्जी मिलती है जयपुर में, इस गंदे नाले की सब्जी है, आप देख लो ना, ये रिद्धि सिद्धि बत्ती है ना, इसके बगल में से गली गई है, उसमें जाके देख लेना एक बार, दुनिया का उससे ज्यादा काला रंग नहीं मिलेगा, उस पानी से ज्यादा काला रंग आपको, जो पानी अपनी सब्जी में दिया जा रहा है, उसमें रुक नहीं सकते साहब, उसकी सब्जी अपन लोग खाते हैं और बड़े चाव से, क्या खाई है, अरे भाई साहब मजा आ रहा, तो कोई बात नहीं, तो बड़ी बदमाशी, फिर पानी में से निकल के कुश्ती कर ले, भाई आजा लड़ ले, 2 4 5 कुश्ती करते थे, और वो बचपन बढ़िया निकला था। तो खेत में काम करते, गेहूं, गेहूं के साथ कौन सी, जौ, और चना के साथ कौन सी, सरसों। नगरीय ग्रामीण, नगरीय ग्रामीण कितने टीलों से, 2, कितने, कितने चरणों में, 5, कितने में, क्या मिला था, परकोटा, क्या मिला था, कुएं के साक्ष्य कहां से, कालीबंगा, कहां से, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा पीलीबंगा, तो वहां पे भी कुएं के साक्ष्य मिले, और पीलीबंगा में ईंटों से निर्मित कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से, कालीबंगा, कहां से, एक साथ कितनी फसलें, 2, कितनी, नंबर 1 गेहूं, गेहूं और जौ, नंबर 2 चना और सरसों। ये कालीबंगा जो थी, ये कालीबंगा में परिवार जो थे, ये परिवार मात्र सत्तात्मक थे। कालीबंगा में परिवार कैसे थे, मात्र सत्तात्मक। अब बात आती है कैसे पता चला कि मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे, महिलाओं की चला करती थी, कैसे पता चला, तो मात्र सत्तात्मक परिवार होने का कारण बताया कि यहां से एक सिक्का मिला, मुद्रा मिली, जिस पर एक और महिला की फोटो थी, मात्र शक्ति की फोटो हुआ करती थी। एक और सिक्का मिला जिस पर एक और महिला की फोटो थी, और दूसरी ओर फोटो हुआ करती थी व्याघ्र की, एक व्याघ्र, बाघ, एक और महिला की फोटो थी। महिला की फोटो होने के कारण माना गया था कि महिला की चलती थी, परिवार महिलाओं की चलती, तभी तो उनकी फोटो थी, इसलिए माना गया था कि यहाँ के परिवार कैसे थे, मात्र सत्तात्मक परिवार। कैसे, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से, कालीबंगा, कहां से, हल के अवशेष कहां से मिले, कालीबंगा, एक साथ कितनी फसलें, 2, कितनी, गेहूं और जौ, गेहूं और चना और सरसों, चना और, परिवार कैसे, मात्र सत्तात्मक परिवार। कैसे, सिक्के के ऊपर काय की फोटो थी, महिला, काय की, महिलाओं की थी। यहां परिवार जो थे वो एकल परिवार थे, एकल परिवार प्रणाली थी। एकल परिवार प्रणाली हुआ करती थी। देखो, नगरीय सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक हुआ करती थी, एकल परिवार प्रणाली हुआ करती थी। अब यहां पर जो मकान बनाए गए थे, मकान कच्ची ईंटों के या पक्की ईंटों के, मकान कच्ची ईंटों से बने हुए मिले। मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे। मकान जो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, मकानों में जो दरवाजा लगाया जाता था वो दरवाजा एक पड़ले वाला था, जैसे ये वाला गेट है अपना, एक पड़ले का मतलब एक ही पड़ला हुआ करता था, उसमें दरवाजे जो थे वो दरवाजे एक पड़ले के थे। मकानों में जो दरवाजे हुआ करते थे, दरवाजे एक पड़ले वाले हुआ करते थे। मकान, लोग, यहाँ के लोग, माना गया था कि यहाँ के लोग जो थे ना वो शांति प्रिय थे, झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं थे। लोग कैसे थे, शांति प्रिय।
अब कैसे माना गया था कि ये लोग शांति प्रिय हुआ करते थे? क्योंकि मकानों में दरवाजे तो होते थे, निकलेंगे कहां से, लेकिन मकानों में खिड़कियां नहीं थी। मकानों में लोग खिड़की नहीं लगाया करते थे, इसलिए माना गया था कि ये लोग जो थे ना वो शांति प्रिय थे। सर खिड़की के साक्ष्य तो हमने पढ़ा है, आपने खिड़की के साक्ष्य पढ़ा होगा तो एक शब्द पढ़ा होगा कि मकान यदि प्रथम तल का होता था, पहली मंजिल का होता था, एक मंजिल का यदि मकान होता था तो एक मंजिल के मकानों में खिड़कियां नहीं होती थी। यदि मकान 2 मंजिल का है तो दूसरी मंजिल पर खिड़की के साक्ष्य हुआ करते थे। पहली मंजिल पर क्यों नहीं? क्योंकि शांति प्रिय थे, कोई आ रहा है जा रहा है कुछ बोल रहा है कोई रहे छे नहीं। दूसरी मंजिल पे क्यों? कि दूसरी मंजिल पे कहां से करेगा, यही समझ में। पहली ये मकान अपन दूसरी मंजिल पे खड़े, पहली मंजिल पे खिड़की नहीं है, दूसरी मंजिल पे खिड़की है, अब यहां से कोई आवाज शोरगुल कहां से करेगा? कर सकता है क्या? इतना ऊपर चढ़ेगा कहीं से? चढ़ सकता है क्या? तो करेगा ही नहीं। इसलिए माना गया था कि ये लोग क्या थे? शांति प्रिय। मकान जो थे एक मंजिल के हुआ करते थे, एक मंजिल के मकानों में खिड़की के साक्ष्य नहीं थे, लेकिन द्वितीय तल पर खिड़की के साक्ष्य मिले थे। अब मकानों का जो दरवाजा खोला गया था वो दरवाजा मुख्य सड़क पे नहीं था, पीछे गलियों में था। मकानों के जो दरवाजे थे वो दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं थे, ये दरवाजे पीछे गलियों में हुआ करते थे। और ध्यान रखना ये विशेषता तो कालीबंगा की ही नहीं पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की थी, लेकिन इसमें एक स्थान अपवाद था, लोथल। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता हुआ करती थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान हुआ करते थे ये मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, पीछे गलियों में खुला करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल के पीछे गलियों में खुला करते थे, लेकिन लोथल इसका अपवाद था। मतलब लोथल के जो दरवाजे थे ये मुख्य सड़क पर खुला करते थे। मकान कैसे बने थे? कच्ची ईंटों के ये बंद कर देना, ये मर जाएगी है। खावे पी में तो है ना है कछू। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर या गलियों में? सड़क पे या गलियों में? मकान कच्ची ईंटों से या पक्की ईंटों से? कच्ची ईंटों से पक्की ईंटों के। दरवाजा एक पड़ले का, 2 का, 1 का या 2 का? प्रथम तल पर खिड़की होती थी क्या? होती थी क्या? द्वितीय पर खिड़की के साक्ष्य मिलते। मकान कच्ची ईंटों के थे, पीछे गलियों में दरवाजे हुआ करते थे, खिड़कियां नहीं होती थी, इसलिए माना गया था कि ये लोग शांति प्रिय थे। लोग कैसे थे? शांति प्रिय। माना गया था कि यहां के लोग शांति प्रिय हुआ करते थे, झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं थे। लोग कैसे थे? शांति प्रिय। कैसे थे? यहां पे सड़कें जो थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण में, कैसे? इस तरह से। सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। आप कहीं भी चले जाना, आपको कहीं ना कहीं एक मुख्य सड़क तो मिलेगी जो सबको जोड़ती है। जैसे अपन इस गली की सड़क में अपना क्या गोपालपुरा है, मुख्य सड़क है या नहीं? हाँ हूं करो यार, ठीक है। गोपालपुरा से आगे चलते तो मुख्य सड़क टोंक रोड आ गई, है ना? तो मुख्य सड़क आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। अब ये गलियों की सड़क को कौन जोड़ रहे थे? समकोण में काट रही है सारी सारी, समकोण में काट रही है, तो इनको जोड़ने के लिए एक मुख्य सड़क हुआ करती थी। और मुख्य सड़क जो होती ना वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर चला करती थी। सड़कों को जोड़ने के लिए एक मुख्य सड़क हुआ करती थी और मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर चला करती थी, जिस मुख्य सड़क को कहा जाता था राजपथ। मुख्य सड़क को क्या बोलते थे? राजपथ। क्या बोलते थे? अब बताओ, ये सड़कें इतनी सारी बनी हुई है, एक जाल सा बन रहा है नहीं बन रहा है? बताओ। एक जाल जैसा बन रहा है, बिल्कुल जाल बना हुआ है, जाल जैसा बन रहा है। जाल को आपने सुना हो तो आपने पावर हाउस देखा है? बिजली घर नहीं देखा? देखा है बिजली घर?
तार के हाथ लगाएं कभी? बेटी तुम लगाना, बेटो तुम मत लगाना, तुम तार के लटक जाना, मेरी गारंटी है नहीं मरोगी। लटकेंगे तो फेंक के मार देगी, नहीं मरेंगे। टच नहीं होना चाहिए, तुम तार के लटक जाओ, कुछ नहीं होगा जब तक आप किसी चीज के टच नहीं हो जाओगे, जब तक आपको कहीं से अर्थिंग नहीं मिलेगी तब तक करंट नहीं आता। आपने देखा होगा लाइट में काम करने वाले जूते पहन लेते हैं या चप्पल पहन लेते हैं, उसके बाद तारों को ये जोड़ देते हैं, लेकिन वो किसी से टच नहीं होने चाहिए। जमीन से उनका कनेक्शन खत्म हो गया क्योंकि सूज पहन रखे हैं उन्होंने, जमीन से कनेक्शन नहीं, फिर वो तारों को जोड़ देते हैं। अपन बड़े सरप्राइज होते हैं, हाथ से जोड़ दिया उसने तो, क्यों? क्योंकि उसको कहीं से अर्थिंग नहीं मिली, और जब तक अर्थिंग नहीं मिलती करंट नहीं आता। चाहो तो तुम चेक करके देख लेना बेटी, है ना? कर मत लेना चेक, करंट आ जाएगा। अरे मेरी तो आदत है, एक बार एक लड़की थी, सिर दर्द हो रहा था, मैंने बोला ऐसे बैठी, ऐसे क्यों बैठी है? तो हमारे सिर में दर्द हो रही है। जो मैंने तो एक काम कर, सेल्फॉक्स की गोली खा ले। तो 5 मिनट बाद में, सर मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं ठीक चली जा। मेरे क्या पता वो मेडिकल वाले के पास पहुंच गई, और मेडिकल वाले को जाके बोलती है मुझे एक सेल्फॉक्स की गोली दे दे। मेडिकल वाले ने कहा क्यों? कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है। कि तेरे को गोली किसने बताई? कि गुरुजी ने बताई है। वो मेडिकल वाला बोलता है कि गोली तो तू ये ले जा, उसने दूसरी वाली दे दी, और तो तेरे गुरुजी को बुला के ला। अब उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द था तो वो मेरे पास नहीं आई, वो सीधी घर चली गई, गोली लेके सो गई। अगले दिन फिर आई, गुरुजी आपको मेडिकल वाला बुला रहा है। मैंने क्यों? कि आपने मेरे को सेल्फॉक्स की गोली बताई, मैंने उस मेडिकल वाले को बोला एक सेल्फॉक्स की गोली दे दे, कि गुरुजी ने बताई, और मान गया। मेरे जमीन निकल गई पैरों के नीचे से। मैंने सौगंध खा ली, मैं आज के बाद नहीं बोलूंगा इनको, तो तुम लाइट के तारों के हाथ मत लगाना। मैंने एक बैच में बोल दिया, मैंने कि यार ये छोरी, कल्चर पढ़ा रहा था, गनगौर पढ़ा रहा था, गनगौर 16 दिन तक खेलती हैं, गनगौर खेलती है ना तो सिर धोती है 16 दिन तक कंटिन्यू, और इस तरह से स्नान करती है। मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कि सूगलियां तो होती हैं, नहाती धोती तो है नहीं, गनगौर खेलती हैं तो पूरे 16 दिन तक नहाती हैं ये। एक छोरी मासू सूगलियां कही चाहिए ना, बार माँ तो क्यों खा रही है मारो। तुम्हारे समझ में आ गया ना जो बोलता हूँ वो? तो छोरी थोड़ी है। अरे क्या आदमी है यार, मैं मैडमों से बात कर रहा हूं, तुम्हारे समझ में आ गया कि बोल रहा हूं? बोला यस सर। क्यों भैया, सही है ने? आइएगा तो आप पावर हाउस देखना, बिजली घर देखना, बिजली घर देखोगे ना तो बिजली घर देखोगे तो उसमें लाइटों का बहुत बड़ा जाल लगा, सॉरी तारों का बहुत बड़ा जाल लगा रहता है, और उसके बाहर पड़ोगे ना तो उसमें लिखा रहता है ग्रिड। पावर हाउस के बाहर लिखा रहता है ग्रिड। क्यों? इस जाल वाली पद्धति को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति। तो ये भी जो सड़कों का एक जाल हुआ करता है, इस सड़कों के जाल को कहा जाता है ग्रिड पद्धति। सड़कों के जाल को क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति। क्या बोलते हैं? इसे चेम्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। चेम्सफोर्ड के स्थान पर ऑक्सफोर्ड भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसे ग्रिड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। सड़कों के जाल को क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति। क्या बोलते हैं? या चेम्सफोर्ड पद्धति, या मुख्य सड़क किधर से किधर की ओर? उत्तर से दक्षिण। किधर से किधर? क्या कहलाती थी? राजपथ। क्या कहलाती थी? सड़कें कैसे काट रही थी? समकोण में। कैसे काट रही? इनकी जो जल निकास प्रणाली थी, ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की ही जल निकास प्रणाली अच्छी थी, लेकिन अपन बात करें तो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली थी कालीबंगा की। जल निकास प्रणाली तो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की अच्छी हुआ करती थी, लेकिन संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में भी यदि सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली थी ना, तो वो कहां की थी? कालीबंगा। किस प्रकार से? जल निकास प्रणाली उच्च श्रेणी की थी।
जल निकास प्रणाली उच्च श्रेणी की थी। कालीबंगा की जो जल निकास प्रणाली थी, ये जल निकास प्रणाली सर्वश्रेष्ठ हुआ करती थी, उच्च श्रेणी की हुआ करती थी। किस प्रकार से, देखिएगा। सड़कें यहां पे प्रारंभ में लकड़ी की बनी हुई मिली थी। क्वेश्चन पूछे जाए लकड़ी से निर्मित, सॉरी सड़कें नहीं, नालियां। क्वेश्चन पूछे जाए लकड़ी से निर्मित नालियां कहां से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा। कहां से? कालीबंगा से जो नालियां, अब तो ऐसा मन करता है यार संन्यास ले ले पढ़ाने। अच्छा ये बैच पूरा करके देख, स्वार्थी है छोरी। हाँ अब थकान से होने लग गई यार, बस की हकीकत नहीं ना रही यार, क्योंकि 12-13 घंटे हैं। अरे 13 घंटे क्लास चलती है, 2-4 टॉपिक तो कॉमन मिलते ही हैं। ऐसा थोड़ी है सारे अलग चलेंगे, सारे अलग कहाँ कहाँ तक चलेंगे, कुछ तो कॉमन मिलता ही है। मैं बेटा बुढ़ापे की बात कर, मैं जब से पढ़ा रहा हूं, जब से तू, कितनी उम्र हो गई तेरी? 18 ही हुआ है पक्का? ये नकली है असली है? हाँ हो सकता है, देखो आजकल पता ही नहीं चलता, कोई बात नहीं। मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं, जब आप बहुत छोटे छोटे होंगे। बहुत, अब क्या करें, इसलिए कबूतर वायर पे ही, हाँ इसलिए तो कबूतर नहीं मरता। सही बोल रहे हैं ये। कबूतर को क्या अर्थिंग नहीं मिलती? मतलब कोई भी पक्षी हो ना, उसको अर्थिंग नहीं मिलती। अर्थिंग मिल जाए तो भुर्स जाए, भुर्स वो समझो। हाँ तो अर्थिंग है कहीं ना। तो जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली, मास्टर पागल ही है। अरे ज्यादा जोरते नकल निकाल दे, गर्दन में दर्द है वो। जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली उच्च श्रेणी की। यहाँ पे जो नालियां थी ना, वो नालियां लकड़ी की बनी थी। किस प्रकार से? जैसे जयपुर में सीवर लाइन है ना, उस प्रकार से मिलती थी। ये एक नाली जा रही है, ये गड्ढा, फिर नाली, फिर गड्ढा, फिर नाली, फिर गड्ढा, फिर नाली, फिर गड्ढा। इस प्रकार से नालियां हुआ करती थी। कैसे? जैसे यहां से पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बहते बहते गया, बहते बहते गया। ये गड्ढा क्यों खोदा जाता था? कि पानी में यदि कोई हार्ड चीज यदि बह रही है तो इस गड्ढे में गिर जाएगी, गड्ढे में गिर जाएगी। गड्ढे में गिर गई तो वापस तो निकलेगी नहीं हार्ड चीज, वो इसमें पड़ी रहेगी, और पानी जो है वो फिर ऊपर होके निकल जाएगा। इस दरमियान यदि फिर कोई हार्ड चीज आ गई तो फिर अगले गड्ढे में गिर जाएगी, फिर पानी ऊपर होके निकल जाएगा। इस दरमियान फिर कुछ चीज आई, फिर ऊपर होकर निकल जाएगी। इस प्रकार से नालियां बनी होती थी। क्यों? जैसे जयपुर में आज देखोगे ना, यही पद्धति है नालियों की। सीवर लाइन देखोगे, आपको रोड पे बीच बीच में आपको ढक्कन, ढक्कन ही बोलते हैं तुम, जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ गए ना ढक्कन, वो कैप, वो कई जगह पर गोल गोल मिलेगा। वो किस बात का है? वो इसी जगह का है कि यहां इस गड्ढे में यदि कहीं पे रुकावट होगी तो पूरी नाली को साफ नहीं करना पड़ेगा। इस चेंबर को खोल, चेंबर बोलते हैं उसको, इस चेंबर को खोला, यहीं से अपन चेक कर लेंगे, फिर आगे वाला चेक कर लेंगे, फिर उसको देखेंगे, फिर उससे अगले वाला देख लेंगे, जिससे पूरी सड़कें फोड़ने की जरूरत नहीं होती, पूरी नालियां तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी, यहाँ की जल निकास प्रणाली सर्वश्रेष्ठ हुआ करती थी। तो जल सर्वश्रेष्ठ जल निकास प्रणाली कहाँ की थी? कालीबंगा। कहाँ की? नालियां काहे की बनी होती थी? लकड़ी की। काहे की? यहां पर जो नालियां थी वो नालियां लकड़ी की बनी थी। लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी से निर्मित नालियां कहां से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा। कहां से? कालीबंगा से जो चूल्हे मिले थे वो तंदूर की आकृति के चूल्हे मिले थे। तंदूर तो जानते हो ना? चूल्हे देखो कालीबंगा से भी मिले थे, चूल्हे जो हैं वो आहड़ से भी मिले। आहड़ से जो चूल्हे प्राप्त हुए थे वो एक साथ दो मुंह के चूल्हे मिले थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, दो मुंह के चूल्हे या दो मुंहे चूल्हे कहां से प्राप्त हुए थे? आहड़। कहां से?
जबकि तंदूर की आकृति के चूल्हे कहां से मिले? कालीबंगा। कहां से? कालीबंगा से तंदूर की आकृति के चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इन कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे, इन कालीबंगा सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। कालीबंगा के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी, तो काय की जानकारी थी? ऊंट की जानकारी थी। ऊंट की जानकारी थी, और इनका पालतू पशु जो था वो था कुत्ता। पालतू पशु कौन सा? कुत्ता। तो क्वेश्चन पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता या कालीबंगा के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? घोड़े की। किसकी? किसकी थी? किसकी? पालतू क्या था? कुत्ता। पालतू, इनका प्रमुख पालतू पशु कौन सा हुआ करता था? कुत्ता। पालतू पशु हुआ करता था कुत्ता। धातु की बात करें तो धातु में इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। धातु काय की जानकारी नहीं थी? लोहे की। तो बात आती है कौन से धातु की जानकारी थी? कांसे की। किसकी जानकारी थी? कांसे की। कांसे की जानकारी होने के कारण माना गया था कि यह सभ्यता कैसी थी? कांस्य की। कैसी? कांस्य की। जानवर की किसकी जानकारी नहीं थी? घोड़े की। किसकी? तो किसकी थी? ऊंट की। किसकी? पालतू कौन सा? कुत्ता। पालतू। धातु कौन सी? लोहे। लोहे की जानकारी नहीं थी, तो काय की थी? कांसे की। काय की? तो कैसी थी? कांस्य की। कैसी थी? आप मुझे बताइएगा, मंदिर की जानकारी थी क्या? थी क्या? इन लोगों को मंदिर की जानकारी नहीं थी, तो काय की जानकारी थी? बलि की। काय की? बलि की। कालीबंगा के लोगों को मंदिर की जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी काय की थी? बलि की। इनका बलि के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए थे। घोड़े के नहीं हुए थे, ऊंट के हुए। पालतू कुत्ता। लोहे के नहीं हुए, कांसे के हुए। कैसी थी? कांस्य। मंदिर की जानकारी नहीं थी, लेकिन काय की जानकारी थी? बलि की। काय की? कालीबंगा कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी को क्या बोलते? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते? कौन से समय की? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन समय की? लिपि कौन सी? वेस्ट्रोफेडरल लिपि। कौन सी? क्या बोलते? सर्पिल आकार। क्या बोलते? क्या क्या बोलते? गौमूत्र लिपि। क्या बोलते? C14 के अनुसार कब से कब तक? 2350 से 1750। कब से कब तक? कहां पर है? हनुमानगढ़। कहां पर? कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? क्या बोलते? मृत नदी। क्या बोलते? या नाली नदी, या प्राचीन सरस्वती नदी। शाब्दिक अर्थ? काले रंग की चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ क्या बोला जाता? दीनहीन बस्ती। क्या बोला जाता? काय के साक्ष्य थे? स्वास्थ्य। काय के? दशरथ शर्मा ने क्या कहा? तीसरी राजधानी। क्या कहा? सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? LP टेसी तोरे। किसने दी थी? खोज किसने की? अमलानंद घोष। खोज किसने? उत्खनन कितने? 4। कितने? नंबर 1 बीबी लाल। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3 जगपति जोशी। नंबर 3। नंबर 4 MD खर्रे। नंबर 4 स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र राजस्थान की पहला सभ्यता स्थल कौन सा? कालीबंगा। कौन सा? अग्निवेदिका कितनी? 7। कितनी? पास में क्या मिला? कंकाल। क्या मिला? इसलिए इन्हें काय की जानकारी? बलि की। काय की? काय की नहीं थी? काय की? नगरीय ग्रामीण। नगरीय ग्रामीण कितने टीले? 2। कितने? कितने? कितने चरणों में? 5। कितने? कुएं के साक्ष्य मिले क्या? जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से? कालीबंगा। कहां से? हल्के साक्ष्य? कालीबंगा। हल्के साक्ष्य कितनी फसलें? 2। कितनी? गेहूं के साथ जौ, गेहूं के साथ चना के साथ, चना के साथ। यहां से फर्श जो थी वो अलंकृत थी। फर्श, नीचे की जो फर्श हुआ करती थी अलंकरण हुआ रखा था, उस पे अलंकृत फर्श हुआ करती थी। तो क्वेश्चन पूछा जाए, अलंकृत फर्श के साक्ष्य भी कहां से मिले? कालीबंगा। कहां से? मात्रेय पित्रे। मात्रेय पित्रे सिक्के पर काय की फोटो थी? महिला। काय की? परिवार एकल थे या संयुक्त थे? एकल या संयुक्त थे?
मकान कच्चे या पक्के? कच्चे होने के कारण क्या कहा गया? दीनहीन बस्ती। क्या कहा? दरवाजे मुख्य सड़क पर या गलियों में? सड़क पे या गलियों में? एक पडले के या दो के? एक के या दो के? एक मंजिल के मकानों में खिड़की होती थी क्या? होती थी क्या? दो में साक्ष्य मिले थे क्या? हाँ मिले थे क्या? लोग शांति प्रिय झगड़ालू? सड़कें कैसे काट रही? समकोण में। कैसे? मुख्य सड़क किधर से किधर? उत्तर से दक्षिण। किधर से किधर? क्या बोलते थे? राजपथ। क्या बोलते थे? जाल को ग्रिड पद्धति। जाल को ग्रिड पद्धति को ट्रांसपोर्ट पद्धति। ग्रिड पद्धति को जल निकास प्रणाली कैसी? उच्च श्रेणी की। कैसी? नालियां काय की? लकड़ी की। काय की? चूल्हे कैसे? तंदूर की आकृति के। चूल्हे कैसे? इस जानवर के अवशेष नहीं थे? घोड़े। किसके? किसके थे? ऊंट। किसके? पालतू पशु। कुत्ता। पालतू। किस धातु की जानकारी नहीं थी? लोहे की। काय की? तो काय की थी? कांसे की। कैसे? कौन से युग की? कांस्य की। मंदिर के साक्ष्य थे क्या? थे क्या? बलि के थे क्या? बलि थे क्या? यहां से बलि के साक्ष्य मिले थे। अब यहां पे एक रोग की जानकारी मिलती थी जिसका नाम था हाइड्रोस्कोलिन। हाइड्रोस्कोलिन किस रोग के साक्ष्य मिले थे? हाइड्रोस्कोलिन। कैसे पता चला था हाइड्रोस्कोलिन रोग के? यहां से खोपड़ी मिली। खोपड़ी मिली थी और खोपड़ी में छेद मिले थे 6। हो गए क्या? 6 6 छेद थे। 7 हो गए? कोई बात नहीं, एक कम कर लो। ये लो 6। कितने छेद थे? 6। 6 छेद वाली एक खोपड़ी मिली। अब बताओ हाइड्रोस्कोलिन रोग, नाम खतरनाक लग रहा है ना? कितना भारी नाम है, कोई खतरनाक ही रोग होता होगा ये तो। अब ऐसा कोई बीमारी हो गई, ऐसा कोई रोग हो गया, तो बताओ उपचार करवाएंगे नहीं करवाएंगे? और आपने ये खतरनाक जितने भी रोग देखे होंगे ना, इनमें आपने एक चिकित्सा देखी होगी, शल्य चिकित्सा, है ना? जैसे ये अब गांव में पहले क्या करते, हड्डी टूट गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, एक पट्टी बांध देता था एक आदमी, उसको ऐसे जोड़ दिया करता था। बांध दिया, गरम पट्टी नहीं होती थी, बांस की तीतरी बांध देता था, बांस की एक लकड़ी बांध दी, वो क्या पहले हाथ को एक साथ बिठा दिया करता था। आजकल आई ये प्लास्टर वगैरह की सुविधा, वही प्लास्टर था, खींचा हाथ को जोर से सेट कर दिया, सेट करने के बाद एक लकड़ी बांध दी यहाँ पे, या फिर ज्यादा फ्रैक्चर हो गया दोनों तरफ बांध देता था, दोनों तरफ बांध दिया और उसको ऐसे ऐसे बांध दिया। प्लास्टर है क्या है? यही तो है। प्लास्टर का मतलब है कि सोते हुए आदमी की नाक है मुक्का देना। प्लास्टर का मतलब यही तो होता है ना? तो वो क्या होता है, प्लास्टर का मतलब होता है कि नींद आ रही है, हाँ, प्लास्टर का मतलब होता है कि हाथ फिक्स कर दे जाता है वो, जिससे आपका हाथ हिले डुले नहीं, जिससे वो हड्डी जहां पे वहीं पे जुड़ जाएगी। तो पहले क्या करता था कि उसको फिक्स करने के लिए पहले प्लास्टिक सुविधा नहीं थी, तो एक बांस की वो बांध दी और उसको जोर से बांध दिया, तो मतलब वो हाथ उस जगह फिक्स हो गया। शल्य चिकित्सा कहते हैं इनको। कोई लेप लगा दिया। तो इतना खतरनाक रोग हुआ, बीमार हुए, तो बताओ इलाज करवाएंगे नहीं करवाएंगे? और इन्होंने इलाज करवाया, इन्होंने शल्य चिकित्सा करवाई थी, तो मतलब इन लोगों को शल्य चिकित्सा की जानकारी थी। रोग कौन सा था? हाइड्रोस्कोलिन। रोग कौन सा? चिकित्सा कौन सी? शल्य चिकित्सा। कौन सी? मान लिया साहब, इस शल्य चिकित्सा से तो कोई एक आधा आदमी मरा होगा, सॉरी हाइड्रोस्कोलिन रोग से तो कोई एक आधा आदमी मरा हो। ये तो पूरी काली बंगाई खत्म हो गई, पूरी पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। अब यार पूरा गांव की गांव यदि खत्म होता है तो बताओ, वो तो कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा ही होगी। जरूरी थोड़ी महामारी आए, उल्का पिंड गिर गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, धरती फट गई। जैसे चाकसू से कौन है आप में? है कोई चाकसू से? कोई नहीं है। चाकसू के लिए ऐसे कहा जाता है, चाकसू 4 बार उथल पुथल हो चुका है, धरती फट चुकी है चाकसू की 4 बार, ऐसे लोग बोलते हैं। मुझे, हमने इतिहास में कहीं इस तरह के साक्ष्य नहीं पढ़े, लेकिन वहां के स्थानीय लोग बोलते हैं। आपने गांव में भी सुना होगा, गांव में जैसे अभी कोरोना आया था, तो एक तरह की महामारी थी, प्राकृतिक आपदा थी। यदि बहुत तेज बाढ़ आ गई, पूरा गांव बह गया, लोग खत्म हो सकते हैं। भूकंप आ गया, जैसे आया था ना अभी थोड़े दिन पहले आया था ना, 4-5 महीना पहले, बहुत तेज धुआं था, है ना? तुम खतरनाक आदमी उसमें भी बच गए, मेरा तो खैर बचना ही था।
मेरे तो नहीं देखा। किस किस को पता नहीं है उस भूकंप का जयपुर में? हाँ, सुबह 3-4 बजे आ गया था वो, जो भी था, और इतना तेज आया था, ऐसे आवाज आई थी जैसे कुछ खिसका है जमीन के नीचे से। मतलब जैसे गांव में पट्टियां हटाते हैं ना तो खिसकने की आवाज, ऐसे आवाज आई थी। भूकंप से खत्म हो जाते हैं। आपने गुजरात में सुना होगा कच्छ, कच्छ में आया था कि भूकंप, या भुज में आया था? कच्छ में आया था। ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप लोग। 9 या 10 सेकंड का, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 9-10 सेकंड में पूरा कच्छ खत्म कर दिया था उसने। पूरा कच्छ खत्म। ये कच्छ जो अब बसा है ना, ये पूरा नया बसा है, ज्यादा पुराना नहीं है, 10-20 साल ही पुराना है। पूरा खत्म कर दिया था 20 सेकंड में। 20 सेकंड का तो झेल ही नहीं सकते खैर भूकंप। अपने यहां 3 सेकंड का था बस, 3 सेकंड भी नहीं था, कुछ ऐसा ही था। और उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं थी अपने यहां की, मतलब लोगों को निकलने का मौका नहीं दिया था उसने। इतनी तेज गति से आता है भूकंप, आता है तो, और लोग बाहर भी नहीं निकल पाए थे। ये तो अपने सामने की बात है कच्छ की, और ये जयपुर में भी अपने सामने ही आया है, तो लोगों को बाहर निकलने का भी मौका नहीं देता और खत्म कर देता है। माना गया था कि यार ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे भी। कालीबंगा जो पूरी खत्म हुई है ना, ऐसा ही हुआ है। भूकंप से क्या था, दरारें आ जाती दीवारों में, दरारें आएंगी नहीं आएंगी, मकानों के गेट नहीं खुलते, अनबैलेंस हो जाते हैं गेट, गेट खोलना मुश्किल हो जाता है। और लोगों ने माना गया था कि कालीबंगा जो खत्म हुई थी ना, इसका कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा से खत्म हुई थी ये। या तो ये बाढ़ से खत्म हुई है, या ये भूकंप से खत्म हुई है, या कोई ना कोई महामारी से खत्म हुई है, या कोई ना कोई जलवायु का परिवर्तन हुआ था, कोई जलवायु बदली थी। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने सुना हो तो एक अफवाह और चली थी, आपको एग्जैक्ट याद हो तो, कि उल्का पिंड गिरेगा। कोरोना में ऐसी भी अफवाह आई थी एक, वो एग्जैक्ट डेट भी आई थी उसकी कि इतनी तारीख को उल्का पिंड गिरेगा। कई बार तो अपन कोरोना में इतने दुखी हो गए थे कि यार ये उल्का पिंड गिर गिरा जाए ना तो बढ़िया रहे। सबका अलग अलग मत हुआ करता है। अपने बुजुर्ग लोगों से पूछें तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कहीं पर भी कि यदि खत्म होना तो परिवार में 1-2 आदमी बच जाने चाहिए। अपने जैसा बेवकूफ बोलता है कि खत्म होना तो पूरा परिवार ही खत्म होना चाहिए, कोई रोने वाला ही नहीं बचे पीछे। अपना थोड़ा सा अलग लोगों का कहना हुआ करता है कि अपने वंश आगे चलेगा। अरे हमारे मरने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसने देखा है? अपने बाद में जो आदमी बच गया वो परसों मर गया, जिंदा है हमको क्या पता। क्योंकि जो आदमी चला जाता है दुनिया छोड़ के वो तो चला जाता है साहब, लेकिन उसके पीछे के जो लोग बसते हैं ना, उनकी जिंदगी पूछना कितनी बुरी हो जाती है। वो न कोई अच्छे से त्योहार मना पाते, न अच्छे से कोई शादी विवाह कर पाते, महिलाएं अच्छे से श्रृंगार नहीं कर पाती, उनकी बदतर स्थिति हो जाती है। हर जगह उनको वही नजर आता है। इसलिए घंटे के कटे रहे यार। तो उल्का पिंड गिरा था, यदि उल्का पिंड किसी गांव में गिर जाता तो बता पूरे गांव को खत्म कर देता। वो करता नहीं करता। माना गया था कि ऐसे भी कुछ हादसा हो सकता है। तो कालीबंगा के पतन का कारण कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा मानी गई है, और प्राकृतिक आपदा माना गया था कि या तो वो बाढ़ आई थी, या वो कोई जलवायु परिवर्तन हुआ था, या कोई महामारी आई थी, या कोई ना कोई भूकंप आया था। महामारी भी इतनी खतरनाक हो सकती है क्या? अभी जब कोरोना आया था ना, तो गांव में यदि कोई बुजुर्ग आदमी जिंदा हो तो वो बताता कि बेटा एक बार ऐसा 100 साल पहले भी हुआ, काला बुखार आया था, प्लेग बोलते थे गांव में। और मेरी एक बूढ़ी अम्मा, बहुत बूढ़ी है, अपना काम कर लेती है, वो बता रही थी कि मुझे ज्यादा तो याद नहीं है लेकिन मुझे इतना याद है कि वो इतना भयंकर आया था कि एक आदमी का दाह संस्कार करके आ रहे हैं और दूसरा आदमी घर में तैयार मिला था डेड बॉडी का। इतनी बुरी हालत थी उस समय। लोग जो बोलते हैं कि एक आदमी का दाह संस्कार करके आए और वापस आए थे ना तो घर पे दूसरा मरा हुआ तैयार मिला। इसलिए आपने पढ़ा होगा तो जनगणना में देखना 21 के दशक में जनसंख्या में कमी आई थी भारत में। सारे की सारे दशकों में वृद्धि हुई थी, लेकिन एकमात्र 21 का दशक ऐसा हुआ करता था जिसमें जनसंख्या में कमी हुई थी, क्योंकि उस समय ऐसे कहा जाता है कि महामारी आई थी। कोई बात नहीं, तो ऐसी कोई महामारी भी हो सकती है। तो इसके खत्म होने के कारण भूकंप था, बाढ़ थी, महामारी थी, प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना गया है भूकंप को। सबसे ज्यादा माना गया है भूकंप। क्यों? क्योंकि यहां से जो दीवारें मिली थी
उन दीवारों में दरारें मिली थी। यहां से जो मकानों की दीवारें मिली थी, उन मकान की दीवारों में दरारें मिली थी। दरारें होने के कारण कहा गया था कि भूकंप आई थी, जिससे दीवारें टूट गई थी, दीवारों में दरारें आ गई थी। इसलिए माना गया था कि यह खत्म जो हुई थी, इसके खत्म होने का कारण भूकंप माना जाता है। प्राकृतिक आपदा माना गया है। मैं अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, वो लिखाऊंगा आपको, लेकिन सर्वाधिक हरमाड़ा ने बताया था कि ये से भूकंप के कारण खत्म हुई थी। फटाफट आप मेरे को बोल के सुनाओ, कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा कौन सी नदी? कौन सी नदी? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्योंकि ये याद करने से ज्यादा समझने का है, और जहां तक मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि ये चीजें याद रह गई होंगी आपको। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़। कहां पर? कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा कौन सी नदी? कौन सी नदी? घग्गर नदी को, गत नदी को, मृत नदी को, मृत नदी को, नाली नदी को, नाली नदी को। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? किसने? खोज किसने की? खोज किसने? उत्खनन कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नगरीय ग्रामीण, नगरीय ग्रामीण, एकलय संयोग, एकलय संयोग, मात्रा पित्रय, मात्रा पित्रय। कितने टीले थे? कितने? कितने चरणों में? कितने? 4। और क्या मिला? क्या मिला? सिक्के के ऊपर काई की फोटो, काई की। इसलिए क्या माना था? मात्र सत्तात्मक। क्या माना था? फर्श कैसी थी? अलंकृत। कैसी? कुएं के साक्ष्य कहां से मिले? कहां से? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से? एक साथ कितनी फसलें? कितनी? गेहूं के साथ, गेहूं के साथ, चना के साथ, चना के साथ। मकान कच्ची ईंटों के या पक्की ईंटों के? कच्ची ईंटों के होने के कारण क्या कहा? टीनहीन बस्ती। क्या कहा? दरवाजे मुख्य सड़क पर या गलियों में? सड़क पे या गलियों में? तो दरवाजे कितने पड़ले के? कितने? प्रथम मंजिल पर खिड़की होती थी क्या? होती थी क्या? द्वितीय पे थी क्या? थी क्या? सड़कें, सॉरी, सड़कें कैसे काट रही थी? समकोण में। कैसे? मुख्य सड़क किधर से किधर? किधर से किधर? मुख्य सड़क को क्या बोलते थे? राजपथ। क्या बोलते थे? नालियां कैसी थी? कैसी? उच्च श्रेणी की नालियां। कैसी? काई से बनी हुई? लकड़ी से। काई से? मकान कच्चे या पक्के? कच्चे या पक्के? कच्चे मकान होने के कारण क्या कहा? क्या कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। क्या कहा? समय कब से कब तक? 2350 से 1750। कौन सी पद्धति? C14। कौन सी? C14 को क्या बोलते? रेडियो कार्बन पद्धति। क्या बोलते? क्या बोलते थे? रोग कौन सा मिला था? हाइड्रोस्कोलेन। रोग कौन सा? कितने छेद थे? 6। कितने? कितने? अग्नि वेदिका कितनी? कितनी? अग्नि वेदिका के पास क्या मिला? कंकाल। क्या मिला? जानकारी काई की? बलि की। काई की? मंदिर की थी क्या? मंदिर की थी। बलि की थी। थी। घोड़ी की थी। घोड़े की। ऊंट की थी। थी। पालतू पशु। पालतू पशु किस धातु की नहीं थी? किसकी? किसकी थी? किसकी? किसकी? फर्श कैसी थी? अलंकृत। फर्श कैसी? पुरातात्विक साक्ष्य थे क्या? थे क्या? लिखित थे क्या? थे क्या? पढ़े गए? पढ़े गए? लिपि कौन सी? वेस्टोफेदम। कौन सी? वेस्टोफेदम को क्या बोलते? सर्पिलाकार। क्या बोलते? सर्पिलाकार को गौमूत्र लिपि। सर्पिलाकार को चूल्हे कैसे? तंदूर जैसे। चूल्हे कैसे? चूल्हे कैसे? पतन का कारण क्या माना था? प्राकृतिक आपदा। क्या माना?
प्राकृतिक आपदा में सर्वाधिक क्या था? भूकंप। क्या था? कल लिखाऊंगा। अभी इनकी समाधान की पद्धति बच रही है और भी कई फैक्ट हैं। मुझे लगा तेरी हो।